नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था, जो 500 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। दोस्तों, आपका बिहार परीक्षा जो है बहुत ही नज़दीक है, जिसमें संभावित डेट दिसंबर दिया गया है। तो संभावित डेट में लगभग हमें तो लग रहा है एग्ज़ाम हो जाएगा, जिसमें आपके पास टाइम बहुत कम है। तो इसके मद्देनज़र, इसके परिप्रेक्ष्य से हम आपके लिए लेकर आए हैं 500 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप चाहें तो इसको देख सकते हैं या सुन सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। और यह एक फास्ट रिवीजन वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला सवाल है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। अगला, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमित किया गया था उसके सदस्य थे? तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित लोग। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो यह कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। अगला सवाल है, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात कही गई है? सबसे पहली बात ये जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में कुल तीन प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, जिसमें पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है राजनैतिक। यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात कही गई है। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। अगला सवाल है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो भारत 26 नवंबर 1949 को संपूर्ण लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया था। अगला सवाल है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? यानी कि संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो उसमें केवल एक बार संशोधन किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत यह राज्यों का एक संघ होगा। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। अगला सवाल है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो भारत में संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, इस प्रकार का संघवाद देखा जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? उस समय संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। अगला सवाल है, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? यह संघीय प्रणाली। अगला है, भारत एक कैसा देश है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगला सवाल है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो यह इंग्लैंड से अपनाई गई है। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 2, जिसमें नागरिकता की बात कही गई है, जिसमें कुल 5 प्रकार के नियम दिए गए हैं जिससे नागरिकता अपनाई जा सकती है। अगला सवाल है, भारतीय संघवाद निकट है, यानी कि यह कनाडा के निकट है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई है? यह कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला सवाल है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर को मानते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? तो यह संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली आदि को इसके तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का? यह अपना प्यारा भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। अगला सवाल है,
संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? संघ सूची में कुल 97 विषय हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? यह है जाति व्यवस्था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों को हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? यह लोकतांत्रिक प्रकार का। अगला है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? यह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। अगला सवाल है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22। अगला सवाल है, एक रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यानी कि रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय किसी के भी द्वारा जारी किया जा सकता है। अगला सवाल है, निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस में से क्या जारी किया जाता है? तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई है? तो यह परमादेश और प्रतिषेध। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार की रिट जारी किए जाते हैं? कुल 5 प्रकार की रिट जारी किए जाते हैं। कौन सी याचिका परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? यह परमादेश है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अगला सवाल है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? यह शोषण के विरुद्ध का अधिकार जिसके तहत मानव व्यापार निषेध है। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? यह 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक विधि का अधिकार है। अगला सवाल है, वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल यानी कि संविधान की आत्मा कहा गया है? तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला सवाल है, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद 32 है। अगला सवाल है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थापित है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों की विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई? तो यह धर्म के आधार पर मान्यता दी गई है। अगला सवाल है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? आपका उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? अनुच्छेद 51। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल राष्ट्रपति द्वारा। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। अगला सवाल है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त होते हैं विधिक अधिकार। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्त की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 27 द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 17। अगला सवाल है, कतिपय मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। अगला सवाल है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? यह राजनैतिक अधिकार है। अगला सवाल देखते हैं, मूल अधिकार से संबंधित मामला कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। अगला सवाल है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? यह राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। अगला सवाल है, किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 37। अगला सवाल है, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत यह कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है।
अगला सवाल है, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत में कौन सा गांधीवाद दर्शन पर आधारित है? यह ग्राम पंचायतों का आयोजन। अगला है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के कल्याणकारी राज्य की घोषणा से संबंधित है? यह अनुच्छेद 39। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा किया जाना चाहिए? यह 1 माह के भीतर। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है राज्यसभा का। अगला सवाल है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? तो उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे और यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? यह संसद का अभिन्न एक अंग है। अगला सवाल है, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगला है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? यह 6 वर्ष के लिए होता है। अगला सवाल है, यदि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको समर्पित करता है? यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा तो वह उपाध्यक्ष को देगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? यह 5 वर्षों के लिए की जाती है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्य को सहायता अनुदान देती है? यह वित्त आयोग की सहायता से। अगला सवाल है, भारत के आकस्मिक निधि का संरक्षण कौन है? राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है, वे व्यक्ति जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा के पास भेज सकते हैं। अगला सवाल है, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता एक व्यक्त कर सकता है उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। अगला सवाल है, भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? तो वे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। उनका संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं था। अगला सवाल है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। अगला सवाल है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 356 के द्वारा लागू किया जाता है। अगला सवाल है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे समर्पित करेगा? यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला सवाल है, किसकी नियुक्ति करना भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करना जो है उसके अधिकार में नहीं आता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या है? कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला सवाल है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो कुल 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है। 356, 352, 356 और 360। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा कर चुका है? वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कभी नहीं हुआ है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? स्वतंत्रता के बाद कुल अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? चाहे जितनी बार वह चाहे खड़ा हो सकता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है?
तो राष्ट्रपति का अध्यादेश केवल 6 महीने के लिए लागू होता है। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद है तो उसका निवारण उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है संसद द्वारा। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा द्वारा। अगला सवाल है, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय संसद की अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर अध्यक्षता करता है। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो यह लोकलेखा समिति है। अगला सवाल है, भारतीय संसद में लोकलेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितनी बार होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल यानी कि कितने वर्ष तक रह सकते हैं? तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। अगला सवाल है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। अगला सवाल है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। अगला सवाल है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला सवाल देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक को पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। अगला सवाल है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में 2 सदन हैं, एक अपर एक निचला सदन, यानी कि अपर सदन राज्यसभा को कहते हैं, यानी कि राज्यसभा ऊपरी सदन हो गया और निचला सदन लोकसभा हो गया। अगला है, कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? लोकसभा और राज्यसभा में कहीं भी। अगला सवाल है, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? इसका आशय संसद के सत्र का अंत होना। अगला सवाल है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है? इसका अर्थ होता है अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है कि संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। अगला सवाल है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो भारत में सबसे पहली लोकसभा अप्रैल 1952 में आई थी। अगला सवाल है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो जीवी मालवंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी होता है? तो कम से कम 2 बार बुलाना जरूरी होता है। अगला सवाल है, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। अगला सवाल है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तदर्थ समिति। अगला सवाल है, एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो वित्त विधेयक द्वारा पारित करती है। अगला सवाल है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो यह 4थी अनुसूची है। अगला सवाल है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह है आयरलैंड के। अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार के लिए होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? ये सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? यानी कि एक बार जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और
उस समय संविधान संशोधन कर 5 साल के बजाय 6 वर्ष कर दिया गया था। बाद में इसे फिर संशोधन करके 5 वर्ष किया गया था। अगला सवाल है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 249। अगला सवाल है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है 550। अगला सवाल है, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? लोकसभा। अगला सवाल है, किसके दौरान अधिक बजट की संतुष्टि की जाती है? तो तेजी के दौरान भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई? यह शून्यकाल। अगला सवाल है, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता का गंवा देगा यदि वह, यानी कि कोई भी सांसद यदि संसद में 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। कुल मिला के कहने वाली बात यह है, अगर वह 60 दिन तक प्रेजेंट नहीं रहता है तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक रद्द हो जाती है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? तो यह विधानमंडल है। अगला सवाल है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। अगला सवाल है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो यह 1/10 है। अगला है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ एक व्यक्ति और एक मत है? तो यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अगला सवाल है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में नीति आयोग, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? तो वह प्रधानमंत्री होता है, यानी कि संसदीय सरकार में पहला व्यक्ति कौन है? तो वह प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल है, मंत्रिमंडलीय तानाशाही की विचार किसकी देन है? यह म्यूर की देन है। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है लोकसभा का विश्वास। अगला सवाल है, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो सरकारी आयोग का गठन केंद्र और राज्य का संबंध के विषय में रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। अगला सवाल है, भारत का प्रधानमंत्री किसकी प्रक्रिया से बनता है? तो वह भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला सवाल है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है? भारत की संचित निधि को। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। अगला सवाल है, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? यह 1935। अगला सवाल है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु से सेवानिवृत्त होते हैं? तो यह 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला सवाल है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है वह मूल अपीली और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। अगला सवाल है, किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगी? यह अपीली क्षेत्राधिकार। अगला है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कौन सी अर्हता अनिवार्य है? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो भारत के किसी भी न्यायालय में।
उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? कम से कम 25। अगला है, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं निर्णय विधि। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से ऊपर स्थापित की? गोलकनाथ का मामला। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने चुनौती दी जा सकती है? तो 223A के अंतर्गत। अगला सवाल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? यानी कि NGT। यह पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से संबंधित मामलों को देखता है। अगला है, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय केरल राज्य में स्थापित है। लक्षद्वीप का। भारत में किस स्तरों में अदालतें होती हैं? भारत में कुल 3 स्तरों पर अदालतें होती हैं। अगला है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो उसका मंत्रिमंडल सचिव। अगला सवाल है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है? भारत का कोई भी विधि न्यायालय। अगला सवाल है, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित है? अगला उत्तर है वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या चुनाव आयोग। अगला सवाल है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। अगला सवाल है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है? तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले भी होता है। अगला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला सवाल है, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार की से शुरू की जाती है? तो संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। अगला सवाल है, किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई है? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। अगला सवाल है, भारत में चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधारित है। अगला है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग स्थापित किया गया है। अगला है, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? यानी कि वोट देने का अधिकार को मताधिकार कहते हैं। अगला है, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु कितनी है? यानी कि भारत का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है वह मतदान कर सकता है। अगला सवाल है, मताधिकार एक प्रकार से एक विधि है जिसमें मताधिकार एक प्रकार से क्या है? तो मताधिकार एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का उपयोग करता है। अगला सवाल है, 2004 में चुनी गई लोकसभा है? तो 2004 में चुनी गई लोकसभा थी 14वीं लोकसभा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। 4 या अधिक राज्यों में ऐसा होता है तो वह राजनीतिक दल या राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहा जाएगा। अगला है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता तो उसका जमानत जब्त कर लिया जाता है। अगला है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो जनता दल ने ऐसा किया था। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो लद्दाख।
अगला है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अगला सवाल है, संवैधानिक राजसी का अर्थ संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। अगला सवाल है, श्री एन गोपालास्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला था? तो यह नवीन चावला थे। अगला सवाल है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश है। अगला सवाल है, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो 1956 में किया गया था। अगला सवाल है, राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण कौन करता है? तो व्यक्तिगत राज्य। अगला है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो 500 होती है। अगला सवाल है, राज्य द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो राज्य विधानमंडल। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। धन्यवाद।